किसी भी बैकग्राउंड के आदमी को, औरत को सोलर में काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। पहले 1.5-2 साल बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल रिटर्न, इसकी आप तैयारी रखनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, क्वालिफिकेशन का भी कोई टेंशन नहीं है, देयर इज हार्डली एनी बैरियर। लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, यार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और ये इस इंडस्ट्री का स्कोप कितना है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? एक्चुअली देर आर सो मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अभी बैटरी टेक्नोलॉजी जब आएगी, हाइब्रिड इन्वर्टर्स जब आएंगे, तो यही प्रोजेक्ट्स का रीपावरिंग या री इंजीनियरिंग ये 5-6 साल के बाद ये फिर से शुरू होने वाला है। मिनिस्ट्री का अभी यहाँ पे कैसा रोल है? आर द पॉलिसीज वेल इक्विप्ड, ग्राउंड में हैं, अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो रही है, या उसमें भी कोई सुधार चाहिए? नेशनल सोलर मिशन में एमिनारी का एक्चुअली वो मिशन डिज़ाइन करने में और लॉन्च करने में जितना हाथ था, उतना हाथ उन्होंने आगे इम्प्लीमेंटेशन में खुद का नहीं रखा था। एमिनारी तो छोटी मिनिस्ट्री है, वो छोड़ो आप, सिर्फ पीएमओ भी अगर कुछ डिसाइड करता है तो वो भारत में होगा क्या, ऐसा नहीं है। जब तक स्टेट्स, यानी जो भी स्टेट्स है यहाँ पे, वो एज अ स्टेक होल्डर वही एब्सॉर्ब नहीं करते, अडॉप्ट नहीं करते, तब तक ये पावर में से ज़्यादा नहीं होने वाला। बहुत सारे लोगों को मालूम है ये पीएम सूर्यघर के बारे में, लेकिन उतना ही अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो अगर कुसुम या जिसको MSKVY बोलते हैं, महाराष्ट्र सौर कृषि वाहिनी योजना, उसमें 17,000 मेगावाट का टारगेट है। तो ये TOD आने के कारण जो एकदम हल्ला गुल्ला हो गया कि अभी ये सोलर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सोलर को मार ही दे रहे हैं, सोलर इंडस्ट्री नहीं रहेगी। दैट इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली चेंज जैसा है वैसा अडॉप्ट करना ही पड़ेगा इंडस्ट्री को। नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आप मतलब इतने आपने देखा है कि भाई हमने किस तरीके से लैल्टेन से मेगावाट एंड गीगावाट तक पहुंचे। नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स कैसा मार्केट किस तरफ जाते हुए दिख रहा है सर? फिलोसॉफिकली मुझे ऐसा लगता है खुद को, आई मे बी रॉन्ग, कि जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है या ग्रोइंग सेक्टर है उसमें हमेशा ऐसा रहता है। आपको मालूम होगा जब मोबाइल फोन्स नए नए थे, कितनी सारी इंडियन कंपनीज आई थी। मुझे 1-2 नाम भी याद है, माइक्रोमैक्स था और कुछ थे इंडियन, और उन्होंने बहुत अच्छा एकदम सब जगह पे स्प्रेड हो गए। विद इन 2-3 years दे आर नोवेयर नाउ। इतने सारे लोग विदाउट एनी थॉट इसमें आ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ देख रहा है कि पीएम सूर्यघर के कारण इतना पोटेंशियल बढ़ा है, और 1-2 साल में उनको मालूम पड़ता है कि बाहर से जो दिख रहा था कि ये सिर्फ सेल करो, किसी को बोलो वहां पे सिस्टम लगाओ और भूल जाओ, ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका इस सोलर टॉक शो में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने डिमांड किया था कि भाई हम आप लोगों के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड सेटर्स के साथ मिलके कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाएँ, तो लीजिए हमने आपका डिमांड फुलफ़िल किया है। हम एक ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर हम इंडस्ट्री के अलग अलग डोमेन से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ट्रेंड सेटर्स हैं, उनको हम इस प्लेटफॉर्म पर लाएँगे, और जो आप पूछेंगे या जो आप लोगों ने डिमांड की थी वही हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, और एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी न किसी काम आएगी। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप इन वीडियोस को देखें। मुझे 100% यकीन है कि भाई आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। तो चलिए हम अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, और आज के जो मेहमान हैं उनका मैं पहले इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं श्री अरविंद करंदकर जी हैं। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई अरविंद सर का ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन सोलर इंडस्ट्री, और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने भी उनके साथ 2 साल काम किया है। तो पहली बात अरविंद सर, मैं आपका सोलर इज माई पैशन और हमारे दर्शकों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भाई आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और इतना जो एक्सपीरियंस आपने इतने दिनों में गैदर किया है उसको हमारे साथ आप शेयर करने के लिए राज़ी हुए। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और पहले भी मैं सोलर इज़ माई पैशन पे आया हूँ, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू। तो सर, अपने प्रोग्राम के साथ आगे बढ़े। क्या है कि भाई कई लोगों ने हमसे डिमांड किया था कि भाई हमें एक्सपीरियंस्ड बंदों के कुछ एक्सपीरियंस के किस्से हमें भी सुनाया जाए, जिससे कि हमें भी कुछ सीखने को मौका मिले। तो सर शुरुआत करते हैं। सर, राइट फ्रॉम योर स्कूलिंग एंड कॉलेज डेट सर, कहाँ से आपने ये स्कूलिंग और कॉलेज किया है? सिंस अब तो 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सर।
राइट मैं ओरिजिनली पुणे से ही हूँ, तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे ऐसा बोल सकते हैं आप। शुरू में यहाँ पे एक स्पेशल स्कूल है ज्ञान प्रबोधिनी करके, तो वहाँ पे मैंने 5th to 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की थी। बाद में 11th एंड 12th उस टाइम कॉलेज में हुआ करता था, जूनियर कॉलेज बोलते थे उसको। और फिर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे COEP एक गवर्नमेंट कॉलेज था उस टाइम, तो वहाँ से BE मैकेनिकल किया मैंने। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में इंडस्ट्री में जाने से बजाय मैं एक्चुअली NGO में चला गया, और NGOs में मैंने करीबन 11 साल तक काम किया था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। उसमें 2 NGOs में काम किया मैंने। पहले तो 6 साल मैं पुणे में ही था। एक बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन करके एक NGO थी, जो आदिवासी विकास, ग्राम विकास और उन बहुत सारी चीज़ों में करीबन 7 स्टेट्स में काम करती थी इंडिया में। तो मैं गुजरात का काम देखता था, लेकिन पुणे ऑफिस बैठता था, लेकिन हर महीने में 2-3 बार गुजरात जाता था, और आदिवासी विकास का काम देखता था मैं। और बहुत सारे उसमें इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ के प्रोजेक्ट्स थे कि आदिवासी भाइयों बहनों के लिए खुद की जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इसके लिए हमने बहुत सारे ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ जिसको बोलते हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे। ये सब जो होते थे वो प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग आता था गवर्नमेंट से, कुछ फॉरेन एजेंसीज से, तो वो बहुत ही एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। उस टाइम एज ए यूज़र पहला मेरा एक एक्सपोजर हुआ सोलर एनर्जी में जी। क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ करीबन 80s-90s की। जी सर। सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम्स होते थे, फिर सोलर स्ट्रीट लाइट होते थे, लैंटर्न्स होते थे, कुकर्स होते तो वी आर द यूजर्स, यानी वहाँ पे जो भी एजेंसीज है वो हमें वो बेचती थी या देती थी, और आदिवासी लोगों में हम ये सब प्रसार करते थे। वैसे ही बायो एनर्जी में मैंने बहुत सारा काम किया था उस टाइम। बायोमास गैसिफायर्स से हम एग्रीकल्चर पंप्स चलाते थे। हमारा जो पूरा कैंपस था एक साउथ गुजरात में, वो भी बायोमास पावर जनरेशन सिस्टम लगा के चलाते थे हम। एंड दैट वाज प्रोबेबली द फर्स्ट कैंपस दैट इज इन इंडिया। 80s में आपने बायोमास से 88 में, करेक्ट, बायोमास इस्तेमाल करके पावर जनरेशन करके किर्लोस्कर का अल्टरनेटर जो जनरेटर था उस पे ये फ्यूल डाल के फिर हम वो चलाते थे कैंपस। मतलब कि सर आपको रिन्यूएबल एनर्जी का स्वाद 1980 से ही लग गया। एज अ यूजर यस, एक्सपोजर तभी से था कि, और तभी से मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट भी था जी। बायोगैस में भी हमने नॉन एडिबल ऑयल केक्स जिसको बोलते हैं, तो वो जैसे महुआ था, उस वहाँ पे महुआ बहुत होता है गुजरात में। फिर बाकी कैस्टर था, बहुत सारे थे, तो वो भी हमने रिसर्च स्टडीज किए थे कि ये जब सीड्स जो नॉन एडिबल है तो इसका इस्तेमाल करके हम बायोगैस और वहाँ से फिर एनर्जी तैयार कर सकते हैं क्या। आपको शायद मालूम नहीं होगा, उस टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था इंडिया में, DNES बोलते थे उसको, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। ये MNRE से पहले और MNES से पहले डिपार्टमेंट था, फिर बाद में वो मिनिस्ट्री बनी, बाद में उसका नाम चेंज होके अभी MNRE हो गई, करेक्ट। तो DNS के साथ हम बहुत सारे ये प्रोजेक्ट्स करते थे, उनका सपोर्ट मिलता था। तो तब से बायोफ में मैं जब था तब से एज ए यूजर सोलर और बायो एनर्जी का मुझे एक्सपीरियंस रहा है। स्वाद उसी वक्त आ गया था। राइट। देन सर अगर हम, ये तो हो गया सर NGO की तरफ से, तो NGO से फिर आप मेन लाइन में कैसे आए सर? तो बायोफ के बाद इमीडिएटली मैं ये मेन लाइन में नहीं आया, मैं दूसरी एक NGO में चला गया था विच वाज एनवायरमेंटल NGO। ये जो था वो पूरा डेवलपमेंट वर्क था। मैं सोचा उस टाइम डेवलपमेंट और एनवायरमेंट हमेशा एट लॉगर हेड्स रहते हैं कि क्या होना चाहिए, तो मैं सोचा कि एनवायरमेंट NGO का भी मैं एक्सपीरियंस ले लूँ, तो मैं मुंबई चला गया। मुंबई में एक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी करके एक BNHS ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पे मैं करीबन 5-5.5 साल था। तो वो हमने क्या किया था कि प्रोटेक्टेड एरियाज जो है इंडिया में, उसमें से 3 सिलेक्ट किए थे, तमिलनाडु, राजस्थान और महाराष्ट्र में। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं और उसके आसपास रहते थे, कुछ अंदर भी रहते थे, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रिजर्व फॉरेस्ट है, तो उन लोगों को इकोलॉजी के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ या एनवायरनमेंट के साथ को एग्जिस्ट कैसे करना चाहिए, उसके लिए हम उनको बहुत सारा एजुकेशन मटेरियल तैयार करके उनके साथ में ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते थे जी। तो 97 तक मैंने ये किया, और 97 में फिर वो प्रोजेक्ट
ख़त्म भी हो गया, मैं सोचा कि फिर से पुणे आ जाऊं, इसलिए मैं पुणे आया और एक्सीडेंटली सोलर इंडस्ट्री में आ गया। एक्सीडेंटली आ गया। तो उसका हुआ ऐसे कि मेरे 2 दोस्त लोग थे जो उस टाइम सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का एफर्ट कर रहे थे, ओके। और एक उसमें से 98 सेल में सोलर सेल में वो भी थिन फिल्म का, और एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि CDS-CDT टेक्नोलॉजी वो ट्राई कर रहे थे उस टाइम, कैडमियम टेलोराइड, कैडमियम सल्फाइड। जी। एक जो उसमें से दोस्त था वो यूएस में PhD इसी टॉपिक में करके वापस आया था, और उसको लगा था कि हम यहाँ पे सोलर सेल तैयार कर सकते हैं। तो उनका तो ये प्रोजेक्ट 91-92 से शुरू था। 97 तक एक स्टेज ऐसी आई थी कि शायद अभी ये सेल बन जाएगा, तो दे रोप मी इन कि सिर्फ सेल बेच के अभी क्यों हम वहीं पे क्यों खड़े रहे, क्यों ना हम उसका मॉडल बनाए, बराबर। क्यों ना उसके प्रोडक्ट्स बनाए और ऑल ओवर इंडिया करे। तो उसके लिए ये अभी जो मेरी कंपनी है नेक्सस एनर्जी टेक, वो हमने 97 में वो सोलर सेल इस्तेमाल करने के लिए तैयार की हुई कंपनी है। ओके। सो दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि प्रोबेबली दे वेर बिफोर टाइम, ऐसे बोल सकते हैं। यस। उनको सपोर्ट तो बहुत मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमर्शियल लेवल पे ये सेल मैन्युफैक्चरिंग ले जाने के लिए वो असफल रहे। जी। और उसी टाइम पैरेलली, यानी सोलर एनर्जी में कैसे क्या क्या देखना पड़ता है, सिलिकॉन बेस्ड जो सेल्स थे तो वो बहुत महंगे हुआ करते थे। सिलिकॉन का मेजर इस्तेमाल उस टाइम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आता था। यस। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कंप्यूटर्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें चिप्स बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल आता था। आपको याद होगा तो एक 90s में लेट और 2000 के आसपास ये हुआ कि ये चिप्स आईसीज कितने छोटे बन जाए और उसमें से कितनी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गया। बराबर। उसका हुआ यह कि सिलिकॉन का यूसेज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कम हो गया, और सिलिकॉन जो तैयार हो रहा था वो सोलर सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़े पैमाने पे, ये पहली बार ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक जानकारी लोगों को हो गई। और तब से सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल्स के प्राइसेस इतने कम हो गए, यानी उस टाइम की बात करो, अभी तो यानी वी कैन नॉट कंपेयर द प्रेजेंट प्राइसेस एंड दोज प्राइसेस, लेकिन उस टाइम फिर ये अट्रैक्टिव लगने लगा लोगों को कि सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल्स भी हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यस। ये 2 कारणों से वो सोलर सेल नहीं बन पाया, लेकिन मैं तो फिर सोलर में जो आया वो सोलर में टिका हूँ, और वो मैंने बहुत बार देखा भी है, जो भी जनरली सोलर में आता है वेरी रेयरली ही लीव्स सोलर फील्ड, क्योंकि सोलर सेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है, अट्रैक्टिव है, इतने सारे उसमें अलग अलग पोटेंशियल रहते हैं, कोई भी ये छोड़ के जाना, मैंने बहुत रेयर एग्जांपल्स देखे हैं। एक बार वंस यू आर इन सोलर ऑलवेज इन सोलर, ऐसा हो जाता है। सर, तो फिर इसमें ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक निकल रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट सोलर इज योर पैशन। ये एक ऐसे ही है, कई लोग पूछते हैं हाउ सोलर इज पैशन, यार इट्स नॉट माय पैशन, इट्स योर पैशन आल्सो, दैट्स व्हाई यू आर करेक्ट। तो टू व्हाट एक्सटेंट सोलर इज योर पैशन। अभी ये जो देख रहे हैं उन सब, आपको जितना पैशन है उतना ही मुझे है, मे बी थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा साल गुजारे हैं। बट यस, सोलर इज माई डेफिनेटली अ पैशन फॉर विच आई कैन डू एनीथिंग, आई हैव बीन डूइंग मेनी थिंग्स, सो सोलर इज डेफिनेटली माई पैशन। और एक बार आपका पैशन एक टॉपिक हो गया तो होता ऐसा है, यानी हम शुरू में मजाक में भी कहते थे कि जहाँ भी आप जाए किसी दूसरे काम से या रिलैक्स करने के लिए या ट्रैवल कर रहे, तो भी आपके ध्यान में हमेशा ये रहता है कि अरे यहाँ पे सोलर का एप्लीकेशन क्या हो सकता है। उस टाइम टेरेस देखते थे तो पहले आता था कि अरे वाटर हीटिंग सिस्टम यहाँ पे क्यों नहीं लगाएंगे, हम लगा सकते हैं। तो हर एक चीज़ पे हम सोलर एप्लीकेशन ढूंढना शुरू करते हैं, तो इतना वो पैशन हो जाता है उसमें। तो मेरा भी है ऑफ कोर्स। थैंक यू सर। एंड मुझे यकीन है कि भाई आप लोगों का भी सोलर पैशन होगा, तभी आप हमें फॉलो कर रहे होंगे, और आपका आशीर्वाद इसी तरह से बने रहे, यही हमारी अपेक्षा है। अच्छा सर, अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब सिंस आपने बोला कि भाई आपका 1980s से आपने कॉलेज और स्कूल ख़त्म किया, एंड दैट टाइम आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, देन हाउ कम आज की डेट में भी कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है, यार मेरा क्वालिफिकेशन कॉमर्स है, मेरा मैकेनिकल है, मेरा सिविल है, मेरा इलेक्ट्रिकल है, तो कैन आई हैव, या इज़ देयर एनी स्कोप फॉर मी इन दिस सोलर इंडस्ट्री? यस, विथ मेनी एक्सपीरियंस। कई लोग तो एक्सपीरियंस के साथ भी हैं,
क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है, तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है सर। यस यस, मैं बोल सकता हूँ आपको कि सोलर सेक्टर इतने वेरिड एप्लीकेशंस ऑफर करता है, वेरिड प्रोजेक्ट्स ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है कि एक ही पर्टिकुलर बैकग्राउंड के लोग वहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं या उन्होंने ही उसमें एंट्री करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी एकदम छोटी बात हम ले लें तो सोलर का एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं हम अभी, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्ट बहुत चलते हैं। तो 1 किलोवाट का या 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उसमें तो पहली चीज़ आपको सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब इंजीनियरिंग उसमें है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो सेल मैन्युफैक्चरिंग में तो टोटल केमिकल इंजीनियरिंग है। यानी इंजीनियरिंग के पूरे जो डिविजन्स है वो सोलर में तो एप्लीकेबल है। तो कोई भी एक्सपीरियंस हो या कोई भी आपका एक्सपर्टीज हो इसमें है आपको। अभी बिजनेस, सोलर में जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इज नॉट एक्चुअली इंजीनियर्स कप ऑफ टी, आई वुड से। उसके लिए क्या लगता है, कॉमर्स बैकग्राउंड लगता है, उसके लिए एक दूसरी मेंटालिटी, एक स्किल सेट लगता है। तो वहाँ पे आपकी कोई भी बैकग्राउंड हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या जो भी हो, आपको अगर वो बिजनेस सेंस जिसको बोलते हैं वो है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक है, और फिर शुरू में नहीं लेकिन धीरे धीरे आपका ये पैशन हो जाए सोलर में, तो किसी भी बैकग्राउंड के आदमी को, औरत को सोलर में काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता जी। इट इज़ सो सिंपल टू स्टार्ट, और एक 1.5-2 साल में आपका एक्सपीरियंस, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें और एक्चुअल आप उसमें हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं ये सोच के काम कर रहे हैं, आप अपने लिए जगह बना लोगे, आप अपने लिए जगह बना लोगे, और आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। बराबर, आपके सोलर काम से आप पहचाने जाओगे। बराबर, तो बैकग्राउंड का कुछ भी यहाँ पे ज्यादा, तो क्वालिफिकेशन इज नॉट द क्राइटेरिया कि भाई ये दिल में रखें कि यार मेरी क्वालिफिकेशन है, क्या मैं मैच कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एवरीवन इज इनवाइटेड इन दिस इंडस्ट्री। करेक्ट, यस। अब सर बात आती है कि आना तो चाहते हैं, लेकिन अब वही बात आती है कि भाई आने के बाद कई लोगों को ठोकर लग जाती है, कई लोग निराश भी हो जाते हैं, वही बोलते हैं कि भाई यार ये गलत डिसीजन ले लिया मैंने। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि भाई बिफोर कमिंग इन एनी इंडस्ट्री और स्पेशली इन सोलर इंडस्ट्री, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस या कहते हैं स्टेप्स दे शुड टेक? आपको मालूम है हमने भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए हैं, हमने एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं कि किस तरीके से वो डेवलप होते हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका जो किसी को भी एक बिजनेस शुरू करने का है तो वो है एक्चुअल प्रोजेक्ट्स करना, मे बी रूफटॉप पे या ग्राउंड पे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन में जाना, यानी ईपीसी बोलते हैं हम जिसको, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। तो ये बिजनेस करने के लिए एक तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम चल जाती है, नहीं लगती। आपका खुद का जो ट्रैवल है, लोगों को क्लाइंट के पास जाना है, प्रोजेक्ट करना है, कुछ प्रोक्योरमेंट करके करना है, तो थोड़ा वर्किंग कैपिटल ज़रूर लगता है, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लगती। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो देखा है, यानी नंबर्स में अगर बोले तो सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स इसी फील्ड में एंट्री लेते हैं पहले, कि रूफटॉप इंस्टॉलेशन से शुरू करें। बाद में फिर वो हम बोलते हैं ग्रेजुएट होते हैं मेगावाट लेवल पे, ग्रेजुएट होते हैं कि मैं सिर्फ डिज़ाइन इंजीनियरिंग करके दूंगा, मैं सिर्फ ऑपरेशन मेंटेनेंस में जाऊंगा। वो फिर आगे अपने आप इंटरेस्ट से आ जाता है, सेट्स उनके और आप फोकस उस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। लेकिन शुरू में ये देयर इज़ नो एंट्री बैरियर, एक्चुअली बिल्कुल भी एंट्री बैरियर नहीं है, फाइनेंशियल भी नहीं है, हमने पहले भी बात की, स्किल नहीं है। इनफैक्ट MNRE की तरफ से भी जो हम जो रजिस्टर्ड वेंडर्स की बात कर रहे थे, तो इट्स ओनली 2.5 लाख रुपीस का बीजी देना है एंड यू आर एमपैनल वेंडर। एग्जैक्टली, और वो भी एक थोड़ी सी सिक्योरिटी लेती है गवर्नमेंट आपसे, 2.5 लाख रुपीस सर, बस। एग्जैक्टली, दैट इज नथिंग इन प्रेजेंट डेज। और उतना सिक्योरिटी क्यों लेते हैं कि आप थोड़ा सीरियसली करें वो, ऐसा ना हो कि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेट हो जाओ, बस उतना ही है। बाकी कुछ भी क्वालिफिकेशन ना भी हो तो आप इसमें एंट्री ज़रूर लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये होने के बाद ये बोल सकता हूँ मैं, और बोलना चाहूँगा कि एंट्री तो आप आसानी से ले लोगे, लेकिन जो आपने पहले क्वेश्चन किया, पहले 1.5-2 साल बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल रिटर्न, इसकी आप तैयारी रखनी चाहिए। आप अगर वो तैयारी नहीं रखेंगे और आपको लगेगा कि बाकी जैसे ट्रेडिंग के बिजनेसेस होते हैं जिसमें इमीडिएटली मैं ट्रेड करूँ, प्रॉफिटेबिलिटी हो, आ गई, मुझे पैसा मिल गया, ये नहीं होता, ये प्रोजेक्ट बिजनेस है। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा प्लान करना है, और पहले 1.5-2 साल विदाउट एनी इनकम एक्सपेक्टेशंस, यानी आपका थोड़ा घर और चलना तो चल जाएगा लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, ये आपको थोड़ा
पेशेंटली देखना पड़ेगा, वो सहन करना पड़ेगा। फिर 1.5-2 साल अगर आप इसमें है तो धीरे धीरे आप उसमें बढ़ते जाएंगे, एंड दैट विल बी द वेरी करेक्ट वे टू गो अहेड। ये थोड़ा आपको शुरू में प्लान करना पड़ेगा इसके लिए। तो सर यहाँ पे 2 चीज़ बोल सकते हैं, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस, और दूसरा कि भाई आपका काम ही आपका नाम बनाएगा। तो पहले 2 साल या 3 साल जो आप कर रहे हो काम, वो आपका इतना शानदार काम होना चाहिए कि भाई यहाँ पे आपका बहुत पब्लिसिटी थी कि यार मेरे घर में तो इसने लगाया तो इसी से लगा। एग्जैक्टली, यस। अभी भी ये जो छोटे प्रोजेक्ट्स है रूफ टॉप के है मेनली, तो उसमें हम देखते हैं कि, और इवन इंडस्ट्री में भी देखते हैं कि रेफरेंस मार्केटिंग सबसे अच्छा मार्केटिंग है। यानी आपने 5 लोगों के घर में लगाए तो वो फिर 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40 होना बिल्कुल आसान रहता है, क्योंकि वो जो कस्टमर अगर वो सेटिस्फाइड है आपके काम से, वही हो रहा है ना, आपका काम ही आपका नाम है। आपका काम ही आपका नाम होगा, और तभी आपको आगे के रेफरेंसेस मिलेंगे, और तभी ये एक्सपोनेंशियली आप ग्रो कर पाओगे। आप खुद पूरा ब्लैंकली कितने लोगों तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभी कंपटीशन भी इतना होगा कि एक जगह पे 10-10 लोगों के साथ आपको कॉम्पीट करना है। तो जब आप बाकी सब चीज़ें ठीक है कि ये ऑफर अच्छा है, ये आपने ड्राइंग बना के दिया, प्राइस दे दिया, जब आप ये बोलोगे कि आप 2 लोगों से बात करो, उनके यहाँ मेरा सिस्टम है, परफॉर्मेंस की बात करो और देखो कैसा है, एंड इफ दे गिव वेरी हाई रेफरेंस ऑफ यू, दैट इज द सेलिंग पॉइंट। यानी बाकी कुछ भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। लेकिन बराबर। तो शुरू में काम पे, क्वालिटी पे ध्यान रख के अगर काम करते हैं तो एक्सपोनेंशियली ग्रो होने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी आपको। अरविंद सर, इसी से एक रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि आज की डेट में सेम, चलिए हमने बात कर लिया कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, क्वालिफिकेशन का भी कोई टेंशन नहीं है, देयर इज हार्डली एनी बैरियर, लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन आता है यार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और ये इस इंडस्ट्री का स्कोप कितना है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? राइट, नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोलर, अभी हम किसी भी सिटीज़ में जाते हैं तो हमेशा हमें रूफटॉप पे सोलर्स दिखता है, तो हमें ऐसा लग जाता है कि हो गया है, रूफटॉप भी ख़त्म हो गया, बहुत सारे हो गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोटेंशियल एक्चुअली जस्ट शुरू हुआ है उसका। और जस्ट एक मैं एग्जांपल दे दूं, मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं कि एंटरप्रेन्योर्स की एंट्री उस टाइप पे हो जाए। अभी ये पीएम सूर्य घर योजना है, तो उसमें 1 करोड़ का तो टारगेट है, अभी हुए करीबन 24 लाख के आसपास। बराबर। वो कमीशन भी नहीं हुए हैं, वो एक्चुअली रजिस्टर हुए हैं, उसमें से थोड़े में भी 15 लाख के आसपास कमीशन हुए हैं। तो वहीं पे आपको दिखा कितना सारा पोटेंशियल है। पंप्स या कुसुम स्कीम जो है, उसमें आप देखोगे कितने सारे थाउजेंड्स नहीं, लैक्स ऑफ पंप्स, लैक्स ऑफ छोटे पावर प्लांट, उसकी पोटेंशियल कुसुम बी की बात कर रहे हैं ना? यस, तो उसका पोटेंशियल बहुत है। C&I कंज्यूमर, और ये हम सब ये बात करें जो अभी हमें एप्लीकेशन मालूम है। एक्चुअली देयर आर सो मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अभी बैटरी टेक्नोलॉजी जब आएगी, हाइब्रिड इन्वर्टर्स जब आएंगे, तो यही प्रोजेक्ट्स का रीपावरिंग या री इंजीनियरिंग ये 5-6 साल के बाद ये फिर से शुरू होने वाला है। बराबर। ऐसा नहीं कि एक के रूफ पे प्लांट बैठ गया या तो इंडस्ट्री के रूफ पे प्लांट बैठ गया तो 25 साल अभी वो आपका क्लाइंट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। उसको उसके आगे जाके उसका हाइब्रिडाइजेशन करना है उसमें। सर उसके ऊपर भी आते हैं। अब सर यहाँ पे अब बात एक और कर लेते हैं कि भाई अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये पीएम सूर्य घर की बात कर ली, MNRE का कुसुम की बात कर ली, और कई लोग इसमें आना चाहते हैं, तो इसमें आपके हिसाब से जो मिनिस्ट्री का अभी यहाँ पे कैसा रोल है? आर द पॉलिसीज़ वेल इक्विप्ड, ग्राउंड में हैं, अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो रही है, या उसमें भी कोई सुधार चाहिए? सुधार तो हर टाइम चाहिए होता है और हर जगह चाहिए होता है, लेकिन सुधार कर भी रही है मिनिस्ट्री। दैट इज एक्चुअली वेरी हार्टनिंग टू अंडरस्टैंड कि सुधार हो भी रहा है। अभी पहले ऐसा होता था, हिस्टोरिकली सबको शायद मालूम या याद होगा कि एक बार स्कीम डिक्लेयर कर दी तो 5 साल के बाद उसका रिव्यू हो जाता था, और वो तो या तो सक्सेसफुल होती थी या तो फेलियर हो जाती थी। आजकल मे बी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ लीडरशिप, ऐसा हो गया है कि जो फीडबैक मार्केट से या ग्राउंड लेवल से आ रहा है उसके ऊपर एक्शन लेके इमीडिएटली उसमें कुछ चेंजेस, इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं। तो ये हो भी रहा है डेफिनेटली। देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्ट स्कीम, एंड स्कीम जो परफेक्ट आज है वो नेक्स्ट मंथ परफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि सिनेरियो चेंज हुआ होगा। लेकिन जब तक MNRE की बात है, जहाँ तक, या मिनिस्ट्री की बात है,
जब नेशनल सोलर मिशन जब लॉन्च हुआ था, यस तो नेशनल सोलर मिशन में एमिनारी का एक्चुअली वो मिशन डिज़ाइन करने में और लॉन्च करने में जितना हाथ था, उतना हाथ उन्होंने आगे इम्प्लीमेंटेशन में खुद का नहीं रखा था। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मेनली एनटीपीसी जैसे पीसीयूज और सेकी जैसी जो एमिनारी की कंपनी है, लेकिन वो अलग कंपनी है, तो वो डिसीजन मेकिंग और वो सब अलग है उसका, उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी और स्टेट लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो नेशनल सोलर मिशन इसके लिए मेनली ग्राउंड लेवल का जो है, इसके लिए जितना स्पीडीली बढ़ पाया। लेकिन लास्ट 2-4 साल में हम अगर बात करें तो एमिनारी का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कुसुम स्कीम्स है या ये पीएम सूर्य घर है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एमिनारी के पॉलिसीज बहुत क्लियर कट आ रहे हैं। वो अगर किसी फीडबैक में आता है कि ये इसमें कुछ खामियां है या कुछ गलत है, उसके करेक्शंस भी इमीडिएट आ रहे हैं। उसके कारण कुछ लोगों को लगता है कि ये फ्लिप फ्लैप हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं है, दैट इज ओनली इम्प्रूवमेंट हैपनिंग। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि परफॉर्मेंस हैड बीन वेरी गुड फॉर ऑफ एमिनारी एटलीस्ट इन लास्ट 5-6 ईयर्स। और मुझे लगता है कि दे आर ऑल्सो इक्वली पैशनेट कि ये सब हो जाए, और उन्होंने जो टारगेट लिया है वो सिर्फ पेपर पे नहीं है, वो फील्ड में देखना चाहते हैं। तो इसके लिए दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू सपोर्ट ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स वगैरह। ऑल सेड एंड डन, कुछ लिमिटेशंस है यहाँ पे। सबको शायद मालूम होगा कि पावर ये इंडिया में कंकरेंट सब्जेक्ट है। यस तो यहाँ पे ऐसा होता है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या सिर्फ एमएनआरई तो छोटी मिनिस्ट्री है, वो छोड़ो आप, सिर्फ पीएमओ भी अगर कुछ डिसाइड करता है तो वो भारत में होगा क्या? ऐसा नहीं है। जब तक स्टेट्स यानी जो भी स्टेट्स है यहाँ पे, वो एज अ स्टेक होल्डर वही एब्सॉर्ब नहीं करते, अडॉप्ट नहीं करते, तब तक ये पावर में से ज़्यादा नहीं होने वाला। फिर भी इंडिया में इतना हो रहा है, उसका मतलब ही यह है कि बाकी पॉलिटिक्स बाजू रख के जिस तरीके से ये स्टेट्स सभी एमएनआरई में ये उनके साथ में जाके ये नेशनल सोलर मिशन हो या बाकी प्रोग्राम्स हो, जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी। और उसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि एमएनआरई का वो भी एक जो कोऑर्डिनेशन है, उन्होंने सभी नोडल एजेंसीज के साथ, सभी पीएसयूज के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के एनर्जी डिपार्टमेंट्स के साथ बहुत अच्छा एक तालमेल बना के रखा है। पावर, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर तो उनकी भी बहुत बड़ी मदर मिनिस्ट्री है, तो उनके साथ भी उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, ऐसा दिख तो रहा है यहाँ से। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अभी परफॉर्मेंस जो है वो मिनिस्ट्री का या ओवरऑल गवर्नमेंट का, एटलीस्ट इन सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी में, इट इज़ अ वेरी गुड सक्सेस, वेरी गुड एग्जाम्पल दैट व्हाट मिनिस्ट्री कैन डू। तो आई एम वेरी हैप्पी इन दैट वे। अब सर, चूँकि आपने पिछले 20-30 साल से इस फील्ड में काम किया है, तब हम जहाँ तक मुझे याद है लैल्टेन हुआ करता था, स्ट्रीट लाइट हुआ करता था, छोटे छोटे किट्स हुआ करते थे, वहाँ से लेकर हम आज तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट हमने देखा जब से ऑन ग्रिड आ गया है। तो ज़रा हाउ ऑन ग्रिड हैज़ चेंज द इंटायर मार्केट, ज़रा इसके ऊपर बताएंगे सर? यस एंड स्पेशली दैट नेट मीटरिंग। करेक्ट नहीं, ये करेक्ट आप बोले कि जब तक ग्रिड कनेक्शन अलाउड ही नहीं था इंडिया में सोलर सिस्टम्स के लिए, तब तक जैसे हमने बोला कि ये सब ऑफ ग्रिड प्रोडक्ट्स होते थे, कुछ ऑफ ग्रिड पावर प्लांट्स भी होते थे सिस्टम, छोटे छोटे, यानी छोटे यानी इवन 100 किलोवाट के ऑफ ग्रिड पावर प्लांट्स बैठे हुए हैं, हमने भी किए है उस टाइम 90s में। एकदम पैराडाइम शिफ्ट जो आ गया वो था पहले गुजरात का सोलर पॉलिसी और इमीडिएटली सक्सीडिंग एमएनआरई का नेशनल सोलर मिशन। तो ये जब लॉन्च हुआ तो दैट वाज एक्चुअली पैराडाइम शिफ्ट। क्यों हम ऐसा बोलते हैं और क्यों ऐसा लग रहा है लोगों को? आपको मालूम है सोलर ये है वेरिएबल एनर्जी सोर्स है, यानी सोलर आज अभी होगा, 1 घंटे के बाद एकदम कम हुआ होगा, 1 घंटे के बाद और बढ़ेगा, आज अच्छा है तो कल नहीं होगा क्योंकि क्लाउडी वेदर है वगैरह वगैरह। तो एकदम वेरिएबल है। ये वेरिएबल अगर आपको फिर भी इस्तेमाल करना है तो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है एनर्जी स्टोरेज की, क्योंकि जैसा वो जनरेट हो रहा है वैसा इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो स्टोरेज करना पड़ेगा। उसके 2 रीजंस है। जब सोलर अवेलेबल नहीं है तो आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अच्छी क्वालिटी ऑफ पावर आपको स्टोरेज करने के बाद ही मिलेगी, नहीं तो वेरिंग पावर ही मिलेगी। तो ये जो 2 लैक्यूने थे, वो लैक्यूने टोटली एकदम अवॉइड हो गए जब ग्रिड कनेक्शन वाला हो गया। तो ग्रिड कनेक्शन वाज एक्चुअली अ पैराडाइम शिफ्ट। बैटरी उसमें अवॉइड हो गई टोटली।
तो बैटरी का 3-4 खामियां है, यानी या कहते हैं कि 40% ऑफ द कॉस्ट सीधा सीधा गायब हो गया। 40% ऑफ कॉस्ट गया, O&M का कॉस्ट गया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट आफ्टर 3-4 ईयर्स वो गया, मेंटेनेंस गया, फिर बहुत ही खतरनाक केमिकल्स जो बैटरी में बनते थे वो अवॉइड हो गए। तो टोटली ये ज़्यादा ग्रीनर एक प्रोडक्ट हो गया, ज़्यादा सिंपलर ईजियर प्रोडक्ट हो गया, और इसके ये एक कारण हो गया। और दूसरा चीज़ हो गया फिर कि कॉस्ट कम हो गई, और कॉस्ट कम होने के बाद में ये ग्रिड कनेक्टिविटी, कोई भी रूफ पे प्लांट बिठाए और ग्रिड कनेक्टिविटी हो गई, ये पॉसिबल हो गया। सो दैट वाज अ मेजर पैराडाइम शिफ्ट। और तो उसमें अभी आप प्लांट बिठाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्लांट बिठाया, ग्रिड कनेक्ट किया और वो ग्रिड को दे दिया, फिर आपको पेमेंट मिल गया। उसमें मज़ा नहीं होता। मज़ा ये था कि जो प्लांट बिठाएगा आदमी एज ए कंज्यूमर, तो वो अब खुद उसका यूज़ करे, उसका एनर्जी बिल जो अभी आ रहा है मंथली वो सेव करे, और अगर एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है तो फिर वो ग्रिड में स्टोर करे। यानी अभी बैटरी तो नहीं है, लेकिन देयर इज अ बिग स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ ग्रिड, तो वो ग्रिड में वो एनर्जी स्टोर करे जो शाम को भी इस्तेमाल करे या दूसरे दिन इस्तेमाल करे। ये जो बहुत ही अच्छा एक अच्छी पॉसिबिलिटी जो आई वो बिकॉज ऑफ पॉलिसी ऑफ, नहीं एज पर एज टेक्नोलॉजी आल्सो सर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पॉलिसी, टेक्नोलॉजी भी वैसे हुई नहीं। एग्जैक्टली जब पॉलिसी आती है तो मार्केट पोटेंशियल बढ़ता है। मार्केट पोटेंशियल बढ़ता है तो तब तक यहाँ पे एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स थे ही नहीं ना इंडिया में, और कोई आना भी नहीं चाहता था। बराबर। जैसे ही ये नेशनल पॉलिसी आ गई या सोलर मिशन आ गया और नेट मीटरिंग अनाउंस हुआ, तो नेट मीटरिंग के बाद में इमीडिएटली मैन्युफैक्चरर्स, वेंडर्स को पता चला कि ये दिस इज अ पोटेंशियल, जहाँ पे हर एक रूफ इज अ पोटेंशियल सोलर प्लांट, तो इसलिए हम यहाँ पे इस मार्केट में जाना चाहिए। और फिर टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल होने लगी, जैसे कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स। जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स थे हमारे यहाँ नहीं बनते थे, क्योंकि तब तक मार्केट ही नहीं था, तब तक पॉसिबल भी नहीं था, अलाउड भी नहीं था। बराबर। अभी ये जो टेक्नोलॉजी आई, वैसे ही मॉड्यूल्स में भी फिर टेक्नोलॉजी चेंजेस शुरू हो गए। और ये मॉड्यूल्स और इन्वर्टर और फिर बाकी जो अलाइड उसके जो कंपोनेंट्स है, उसमें जो डेवलपमेंट्स हुए वो सब इसके कारण हुए कि ग्रिड कनेक्शन और नेट मीटरिंग के कारण मार्केट एकदम बढ़ गया और मार्केट पोटेंशियल दिखने लगा लोगों को। जी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये तो जानते हैं कि भाई आज की डेट में हमारे पास अच्छी से अच्छी पॉलिसी है, हमारे पास अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट है, बट बात ये आती है, इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि आप भी और हमारे सारे दर्शक भी इस बात पे ज़रूर एग्री होंगे कि भाई सिर्फ टेक्नोलॉजी होना और एक अच्छी पॉलिसी होना इज़ नॉट द ओनली आंसर। उसे ठीक से लगाना और उसे ठीक से मेंटेन करना इज़ ऑल्सो नेसेसरी। वेरी मच, है ना? वेरी मच नेसेसरी, यस। तो सर इसी से रिलेटेड हमने कुछ साल से हमने कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड सोलर प्रीमियर लीग, राइट, इन विच वी रिक्वेस्ट ऑल द इंस्टॉलर्स हैं जिनको आता है और जिनको नहीं आता, दोनों के लिए इट्स ओपन। जिसको आता है ही कैन कम एंड शोकेस his knowledge and skills in front of industry experts, policy makers and trendsetters, और there is a marking system, उसके बेसिस पे उनको हम इनाम भी देते हैं। ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़ के इनाम है, रिकग्निशन फ्रॉम मिनिस्ट्री। इट इज़ जितने भी इंडिया के अभी REI के साथ हो रहा है, उससे पहले रिन्यूएक्स के साथ हुआ था। और बड़ी बात यह है सर कि हमारे इस कंपटीशन में ऑल वुमेंस टीम भी आई हैं सर। बढ़िया, वेरी गुड। तो नहीं, आई हैव बीन फॉलोइंग दिस, यानी मैं फॉलो कर रहा हूँ और मुझे मालूम है ये सोलर प्रीमियर लीग जो है वो बहुत ही अच्छी सक्सेसफुली आगे जा रही है। और ये एक्चुअली एक बहुत मैं बोल सकता हूँ वीक लिंक अभी तक था या है अभी भी जी, कि मैन्युफैक्चरर बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, सप्लायर्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे भी देते हैं, कंज्यूमर मे बी एट लोअर प्राइस लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी चाहता है। तो ये कंपोनेंट्स कस्टमर के छत पे या तो ग्राउंड पे जब आप लगाने हैं तो वो कौन सी एजेंसी है? सो दैट इज़ एक्चुअली द इंस्टॉलर्स या EPC डिज़ाइनर इंस्टॉलर जो है वो एक बीच में ऐसी कड़ी है कि अच्छे प्रोडक्ट लेके अच्छा प्रोजेक्ट करना ये उनके हाथ में है। यस। और ये शोकेस अगर नहीं होता
तो फिर ऐसा हो जाता है कि कुछ काम करके निकल जाओ, 1 2 3 किलोवाट करना है तो कुछ भी असेंबल करके निकल जाओ, किसने देखा है परफॉर्मेंस क्या है, सेफ्टी क्या है, क्वालिटी क्या है, ये जो मेंटेलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। और वो अनफॉर्चुनेटली कई जगह पे दिखना शुरू हो गया था। तो ये जो सोलर प्रीमियर लीग है उसका मुझे ये एक इम्पोर्टेंस लग रहा है कि इसके कारण बहुत सारे ये जो इंस्टॉलर्स है वो अपनी टीम वहाँ पे भेज सकते हैं। वो भेजने के लिए भी वो थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे खुद को कि वहाँ जाके हमें वो करना है, कॉम्पीट करना है। वहाँ पर भी जाके सीखेंगे। उतना ही नहीं, ये टीम जो पार्टिसिपेट करती है वो तो नंबर्स लिमिटेड होंगे, लेकिन आप ऐसे ऐसे इवेंट्स में वो कर रहे हैं कि वहाँ पे जो बाकी लोग देखने को आएंगे, जिसमें डेवलपर होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, कंज्यूमर्स भी होंगे, उनको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा सिस्टम इंस्टॉलेशन यानी क्या, तो कैसे देखना है कि दिस इज अ गुड वर्कमैनशिप कि बैड वर्कमैनशिप, गुड कंपोनेंट या बैड कंपोनेंट, हैंडलिंग कैसा है सोलर का, सेफ्टी मेजर्स क्या ले रहे हैं। तो ये शोकेस करना ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कॉम्पीट करना। इसलिए आई एम वेरी प्राउड कि आपने ये सोलर प्रीमियर लीग किया है, और मुझे लगता है अभी REI में भी वो आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और मिनिस्ट्री भी सपोर्ट इसीलिए कर रहा है आपको। यस सर। मिनिस्ट्री भी ऐसा है ना कि लगता है हमें कि गवर्नमेंट को क्या पड़ी है क्वालिटी का, ऐसा नहीं होता। मिनिस्ट्री को भी चाहिए कि कम से कम कस्टमर्स कंप्लेंट आए उनके पास, तो क्वालिटी अच्छी हो तो कस्टमर्स विल बी हैप्पी। इनफैक्ट सर एक फतवा निकल भी चुका है मिनिस्ट्री की तरफ से, ओके, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड गेटिंग कंज्यूमर कोर्ट से को केसेस आने चालू हो चुके हैं। राइट। उनके कॉल सेंटर पे केसेस आने चालू हो चुके हैं। हाँ, डिस्कॉम्स के वजह भी केसेस आने चालू हो चुके हैं। तो दे हैव इशूड ए प्रॉपर गाइडलाइन कि भाई दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पॉइंट्स ऑन विच वी आर स्टार्टेड गेटिंग द कंप्लेंट्स। करेक्ट। आगे से अगर कुछ होता है देन ट्रीट दिस लेटर एज ए फतवा। आगे हम आपको बताएंगे नहीं, सीधा सीधा आपका ब्लैकलिस्ट। करेक्ट। तो करेक्ट। हम देयर इज नो सेकंड चांस, एकदम बराबर। तो इट्स बेटर। पहले भी करीबन 2.5-3 साल पहले जब एम्पैनलमेंट किया था एमिनारी ने, तो तब भी उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया था बहुत सारी कंपनीज को, और यही कारण था कि कस्टमर्स ने कंप्लेन करके प्रूफ्स दिए थे कि दिस इज अ टाइप ऑफ सिस्टम दे हैव डन, सो विच वाज टोटली रॉन्ग। तो वो नौबत अभी नहीं आनी चाहिए, इसलिए सबको ये देखना चाहिए कि क्वालिटी अच्छी है, वर्कमैनशिप अच्छी है, कंपोनेंट आप सोर्स अच्छे कर रहे हो। और जिसके लिए इस तरह के जो इनिशिएटिव्स है, वैसे ही हमने 2 साल पहले एक वेंडर रेटिंग प्रोग्राम किया था जी सर, जो CII ने फिर बाद में वो आगे लेके गए, उसको भी एमएनआरई ने सपोर्ट किया है। और ये जो PM सूर्यघर योजना है उसमें भी उन्होंने वेंडर रेटिंग का एक क्या बोल सकते हैं फैसिलिटी है उसमें। तो वो अभी और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। वो वेंडर रेटिंग का पर्पस भी वही था कि क्वालिटी ऑफ द इंस्टॉल्ड सिस्टम में भी 2 साल बाद 3 साल बाद जाके भी वो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अच्छा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो परफॉर्म करी है सिस्टम पे नहीं करी है, एक्सपेक्टेशन से अच्छी करी है कि उससे कम करी है। तो ये सब चीज़ें, और उसके ऊपर से वो जिस वेंडर ने वो किया है उसका रेटिंग भी होगा। और बहुत ही अगर अच्छे निगेटिव रिमार्क्स या निगेटिव एग्जाम्पल सामने दिखते हैं तो वो ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है। अच्छा अरविंद सर, अभी तक तो हमने ये बात कर ली कि भाई इंडस्ट्री में इसमें आ सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो सब एकदम मिनिमम टू मिनिमम है। और इस तरह हमने ये भी देखा कि भाई किस तरीके से ये नेट मीटरिंग एंड ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम ने इस पूरी इंडस्ट्री की कायाकल्प कर दी। अब उसी तरह सर हम देख रहे हैं कि भाई आज की डेट में पॉलिसीज़ भी नई नई आ रही हैं, ग्रिड स्टेबिलिटी का भी इश्यू हो रहा है, TOD भी आ रहा है, एंड वी आर हियरिंग समथिंग कॉल्ड स्टोरेज या हाइब्रिड। तो ज़रा वो भी बता दीजिए, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में शायद हम इससे पहले मैं वो उस पॉइंट को कवर करूँगा। क्या है कि भाई जैसा कि हमने देखा टेक्नोलॉजी अच्छी है, पॉलिसी अच्छी है, एंड वी वांट गुड इंस्टॉलेशन एंड गुड मेंटेनेंस ऑल्सो, हाँ। और यहाँ पे वो जो हमने पॉइंट रखा कि भाई अच्छे इंस्टॉलर्स को और फ्लाई बाय नाइट्स अच्छे लोग इसमें रहने चाहिए, अच्छा इंस्टॉलेशन करना चाहिए। और जैसा कि हमने शुरुआत में बोला था कि आपका काम ही आपका नाम बनाएगा। तो यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, एज ए बिज़नेस जो कर रहे हैं, एज एन EPC, उन सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप आए और तुरंत इस निकलने का प्लान मत कीजिए। अभी हर पॉलिसी के साथ, हर टेक्नोलॉजी के साथ आपको काम मिलना ही मिलना है। और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा सर से,
वो उसी से रिलेटेड है। आप अगर इसका समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सर ज़रा इसके ऊपर बताइए सर, अगले आने वाले टीओडी पॉलिसी एंड हाइब्रिड इन्वर्टर्स। बराबर। तो जैसे हमने बात की थी कि पावर ये स्टेट सब्जेक्ट भी होता है, तो हर एक स्टेट अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग स्टेजेस में है अभी, कि अभी तक जो नेट मीटरिंग जिसको बोलते हैं प्लेन वैनिला सोलर प्लांट लगाओ और नेट मीटर लगाओ और काम हो गया, ये अभी तक जो चलता आ रहा था। तो अलग अलग स्टेट्स उसके बारे में सोच रहे हैं कि सिर्फ ये करके फ़ायदा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ विन विन सिचुएशन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? जैसे जैसे ये सोलर का ग्रिड में एक्सपोर्ट या इंजेक्शन हम बोलते हैं वो बढ़ता जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, ये जो सोलर आवर्स है यानी जनरेशन आवर्स हम बोलते हैं कि सुबह 7 से लेके शाम को 6 बजे तक, लेकिन अच्छा जो उसमें से एनर्जी मिलता है वो है 9 to 5। तो ये जो टाइम है उसमें बहुत सारी एनर्जी ग्रिड में आनी ही आनी है, क्योंकि इतने सारे सोलर प्लांट्स बैठने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों को मालूम है ये पीएम सूर्यघर के बारे में, लेकिन उतना ही अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो अगर कुसुम या जिसको MSKVY बोलते हैं, महाराष्ट्र सौर कृषि वाहिनी योजना, उसमें 17,000 मेगावाट का टारगेट है। तो ये जब 17,000 मेगावाट प्लस रूफटॉप सोलर प्लस ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स ये जो सब शुरू होगा तो क्या होगा, डे टाइम ही सोलर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करके ग्रिड में डालेगा। तो जो ग्रिड मैनेजर है, जो MSEDCL जैसे डिस्कॉम्स है, तो उनको अभी से ये मालूम पड़ रहा है कि वेरी सून 2-3 साल में ऐसा होने वाला है कि डे टाइम एनर्जी तो बहुत है, डे टाइम लेने वाला कोई नहीं, कंजम्पशन डिमांड उतनी नहीं है। क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने ही या डिस्कॉम ने ही ऐसा किया था कि आप रात को भी इस्तेमाल करो तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। क्यों ये किया था? क्योंकि सुबह का एक पीक टाइम होता है और शाम का एक पीक टाइम होता है, वो छोड़ के दिन का और जो रात का है वहाँ पर भी उतना ही अगर कंजम्पशन या डिमांड आ जाए तो ग्रिड मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। और आसान नहीं, वो अच्छी क्वालिटी का ग्रिड मेंटेन कर सकते हैं हम। तो अभी ऐसा होने वाला है कि ये डे टाइम का अगर इतना ज़्यादा इंजेक्शन आएगा पावर का, तो आपको डे टाइम में भी डिमांड होनी चाहिए, कंजम्पशन अच्छा होना चाहिए। और उतना ही नहीं, तो ये जो सोलर आवर्स है वो छोड़ के एनर्जी ग्रिड में कैसे आए वो भी देखना चाहिए। तो वो एक उसको बोलते हैं टैरिफ ट्रिगर बोलते हैं उसको। ये टैरिफ ट्रिगर देने का एक मेथड है TOD मीटरिंग। तो TOD मीटरिंग यानी टाइम ऑफ डे, या कोई बोलते हैं TOU मीटरिंग, टाइम ऑफ यूज मीटरिंग। उसमें ऐसा होता है कि 24 घंटे जो होते हैं वो 4 या 6 जोन्स में डिवाइड किए हुए होते हैं, और उसमें से कुछ ऑफ पीक जोन होता है, कुछ नॉर्मल जोन होता है और एक पीक जोन होता है। तो पीक जोन का जो कंजम्पशन है वो एक तो दूसरे जोन्स में डिवाइड करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि कंजम्पशन पैटर्न भी है या डिमांड पैटर्न वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए, या स्टेबिलिटी के हिसाब से। और वैसे ही ये जो ज़्यादा इंजेक्शन एक ही पीरियड में आ रहा है वो उसी टाइम ना आते हुए सोलर का ही जनरेशन, लेकिन वो क्यों नहीं शाम को इंजेक्ट होगा ग्रिड में। ये दोनों तरीके से अभी काम शुरू हुआ है, नॉट ओनली फ्रॉम डिस्कॉम या गवर्नमेंट, ऑल्सो फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स। और उसकी शुरुआत अभी रिसेंटली हुई है, करीबन 1-1.5 साल पहले हमने भी किया था रेलवेज के लिए, जिसको बोलते हैं RTC पावर, यानी राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई। सोलर यानी सिर्फ सोलर जनरेट जब करेगा तब मैं एनर्जी दूंगा, वो दिन अभी नहीं रहने वाले। मुझे जब चाहिए, ग्रिड को जब चाहिए, तब सोलर से मुझे एनर्जी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए ये ट्रिगर जो है वो TOD है और स्टोरेज है। तो ये स्टोरेज पक्का आने वाला है, आना शुरू भी हुआ है। राउंड द क्लॉक जो अभी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मेनली वो बड़े प्रोजेक्ट्स है, ग्रिड लेवल पे स्टोर करके। यानी जस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं कि 100 मेगावाट का प्लांट बिठा रहे हैं हम, तो 100 मेगावाट से समझिए एक दिन में 450 जितना जनरेट हो रहा है एनर्जी। तो उसमें से 1 घंटा या 2 घंटे का आप स्टोर करो, बाकी इंजेक्ट करो एज इट जनरेट्स। और वो जो स्टोर हो रहा है वो शाम को जब सोलर बिल्कुल ही नहीं जनरेट कर रहा है, तब भी ये सोलर एनर्जी आप थ्रू स्टोरेज ग्रिड में इंजेक्ट करो, एक्सपोर्ट करो। तो उससे क्या होगा कि नॉट ओनली डिमांड, ये जनरेशन या सप्लाई भी थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये सब जो है वो ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए TOD में अभी ऐसा करेंगे कि
सोलर आप कभी भी यानी दिन में जनरेट करो, कभी भी इस्तेमाल करो, ये अब तक का जो पैराडाइम था वो अभी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और सम स्टेट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इट लाइक महाराष्ट्र, सम स्टेट्स आर स्टिल इन प्लानिंग स्टेज, लेकिन वो भी जल्दी हो जाएगा। और धीरे धीरे सभी स्टेट्स में यही हो जाएगा कि या तो आप सोलर जब इंजेक्ट करोगे उसका आपको तभी उन्हीं जोन में क्रेडिट मिलेगा, बाद में या तो लैप्स हो जाएगा, तो आप उस तरीके से डिज़ाइन करो सिस्टम्स, या तो फिर आप हाइब्रिडाइजेशन करो। सिर्फ सोलर प्लेन वैनिला प्लांट ना बिठाते हुए आप हाइब्रिड करो। सोलर और विंड अगर आप हाइब्रिड करते हो तो विंड हमें मालूम है कि सुबह और शाम को अच्छा जनरेट करता है जब सोलर नहीं करता, या तो रेनी सीजन में वो अच्छा जनरेट करता है जब सोलर नहीं करता, और विंड जब नहीं कर रहा है तब सोलर कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा फ्लैट एनर्जी जनरेशन या ग्रिड इंजेक्शन का प्रोफाइल आ जाता है। वैसे ही एक हाइब्रिडाइजेशन है स्टोरेज का। तो BESS पे रिसर्च तो बहुत सालों से चलता आ रहा है और हम ऑफ ग्रिड में इस्तेमाल भी कर रहे थे, बट दोज वर नॉट वेरी गुड बैटरीज बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट, बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और लोअर लाइफ। तो अभी ये जो नई टेक्नोलॉजीज आना शुरू हुआ है, यानी सबको तो मालूम है जो लिथियम आयन बैटरीज है, वो अभी नाम सबको मालूम हो गया है कि लिथियम आयन बैटरी, वैसे अभी सोडियम आयन बैटरी का एक नया बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी हो रहा है। तो ये बैटरीज अभी आ रही है और उसका कॉस्ट, जैसे सोलर का 12-15 साल पहले कॉस्ट एक साल में कम होता जा रहा था, 250 रुपये स्टार्ट है जहाँ तक मुझे हमने भी बेचा है। हमने भी 250 रुपये पर वॉट पीक में बेचा है, जो अभी 20 रुपये पर वॉट पीक में जा रहा है। तो यही अभी बैटरीज में भी हो रहा है कि उसका कॉस्ट कम होते जा रहे हैं। और नॉट ओनली ग्रिड लेवल, लेकिन ओपन एक्सेस में जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं अभी 2 मेगावाट 5 मेगावाट, उसमें भी मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मालूम है जो ऑलरेडी उसमें से 1 या 1.5 घंटे का या 2 घंटे का स्टोरेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें। बराबर। तो बैटरी और सोलर और बैटरी का स्टोरेज, ये हाइब्रिडाइजेशन भी अभी पॉपुलर होने वाला है जी। तो ये TOD आने के कारण जो एकदम हल्ला गुल्ला हो गया है कि अभी ये सोलर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सोलर को मार ही दे रहे हैं, सोलर इंडस्ट्री नहीं रहेगी, दैट इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली चेंज जैसा है वैसा अडॉप्ट करना ही पड़ेगा इंडस्ट्री को, क्योंकि हम ये बात अभी कोई नहीं सुनेगा कि हम जनरेट करें इसलिए आप इस्तेमाल कर लो। हमेशा कस्टमर इज द किंग, तो कस्टमर को जब चाहिए तब आपने देना चाहिए। तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन जो अभी ग्रिड लेवल पे हो रहा है वो विद इन आई थिंक 1.5 to 2 years बिहाइंड द मीटर, यानी अपने टेरेस पे हम जो 3-4-5 किलोवाट बिठाते हैं उसमें भी बैटरी स्टोरेज आ सकता है और आएगा, क्योंकि कमर्शियलाइज हो जाएगा वो टेक्नोलॉजी। अरविंद सर, यहाँ पे वो जो फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी शुरुआत किया था ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देखिए एक इंटरलिंक, आपका कस्टमर आपके साथ हर टेक्नोलॉजी में है, ऑन ग्रिड में था, हाइब्रिड में भी वही उसको चाहिए। आज की डेट में उससे आगे हम बात कर रहे हैं स्मार्ट ग्रिड्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ AI। राइट। हाँ, तो कौन सा बिजली कब लग रही है, कौन सा प्रोडक्ट कब इस्तेमाल होने वाला, पंखा कब चलने वाला है, ये लाइट कब लगेगी, ये वो टीवी कब चलेगा, फ्रिज कब चलेगा, कितना चलेगा, AC कब चलेगा, तो इस सब से भी रिलेटेड कई कुछ स्मार्ट ग्रिड्स एंड AI का भी बात सुना है सर, ज़रा उसको भी ज़रा बताएंगे सर। यस, तो हम करीबन, मुझे याद है 6 या 7 साल पहले हम US गए थे और इंडिया में से बहुत सारे स्टेट्स के डिस्कॉम्स के हेड और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाते हैं उनको लेके गए थे वहाँ पे, दिखाने के लिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है सोलर फील्ड में। और तब उन्होंने हमने तब एक्चुअली देखा हुआ है ये कि सोलर जनरेशन डिमांड कर्व को कैसे मैच कर सकता है, और उसके लिए वो जो इन्वर्टर का कंट्रोल और हाइब्रिडाइजेशन की हमने जो बात की उसका कंट्रोल अगर डिस्कॉम के पास रहता है, या तो ग्रिड मैनेजर के पास रहता है, या तो डेवलपर उस तरीके से मैनेजमेंट करता है जो अभी ग्रिड लेवल पे कर रहे हैं लोग कुछ, तो ये किस तरीके से होता है। और ये करने के लिए जो डिमांड करे उसको मैच करने के लिए 2-3 चीज़ें इस्तेमाल में आती है जो कंप्यूटराइजेशन में आती है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है जिसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आप जो घर की बात कर रहे हैं, तो घर में भी अगर मैं TOD मीटरिंग पे गया एज अ कंज्यूमर ऑल्सो, तो फिर मुझे मालूम पड़ेगा कि अगर मैं दिन में कुछ इस्तेमाल कर रहा हूँ बिजली तो वो मुझे कम टैरिफ लग रहा है उसका, तो मैं ये करूँगा कि मुझे जो भी या तो वैक्यूम क्लीनर चलाना है या वॉशिंग मशीन चलाना है या जो भी चलाना है वो मैं दिन के जोन में ही चलाऊँ, विच इज़ बिकमिंग नाउ पॉसिबल बिकॉज ऑफ IoT। यानी आप ऑफिस में भी है
तो आप ऑफिस में भी प्री सेटिंग ये कर सकते हैं कि आपके ये जो मशीन है वो दिन के जोन में, घर में आप जब घर में कोई नहीं है तो भी ये शुरू हो जाए, पूरा साइकिल ख़त्म कर ले और आराम से वो बंद हो जाए, यानी आपका जो कंजम्पशन शाम को या सुबह होता था वो दिन में आ जाए। तो ये सब पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। वैसे ही इन्वर्टर्स का और बैटरी का जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स बोलते हैं, तो उसमें भी अभी तक ऐसा था कि ये 2 घंटे का जो हम स्टोर की बात की पहले, तो वो मुझे शाम को 5 से 7 सोलर एनर्जी ग्रिड में आप डालो, तो दैट वाज अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन। अभी वैसा नहीं, वो बोल रहे कि 5 से 7 ये पर्टिकुलर ग्रिड का जो डिमांड कर्व है उसको मैच करके डालो, तो उसको बोलते हैं FDRE। तो यानी ये फर्म रिन्यूएबल डिस्पैचेबल एनर्जी आनी चाहिए। यानी डिस्पैचेबल एनर्जी इसका मतलब यह है कि जनरेट वो कभी भी हो, उस तरीके से मैं वो मैनेज कर रहा हूँ कि वो डिमांड कर्व को मैच करे। और डिमांड को मैं इस तरीके से मैच कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कि जो उन्होंने ट्रिगर दिया है मुझे, टैरिफ यहाँ पे अच्छा है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैं कम टैरिफ जोन में कैसे मेरे मैक्सिमम कंजम्पशन लेके आऊँ, ये दोनों ओर से यानी डिमांड साइड से भी और सप्लाई साइड से भी यूज़ ऑफ AI, यूज़ ऑफ IoT ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। अभी जस्ट शुरुआत हुई है, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, लेकिन उसमें यानी आई वुड से इवन 1% भी हमने अचीव नहीं किया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है, लेकिन उसमें दिख रहा है कुछ ऑफशूट्स कि ये होने वाला है, ये ज़रूर होने वाला है, एंड दैट इज़ द कॉल ऑफ द टाइम। तो आप अभी तक जो प्लेन वैनिला सोलर कर रहे थे वो ये ना कहते हुए कि अभी तो सोलर प्लांट का कुछ मतलब ही नहीं है, कोई लेगा नहीं, वैसा मेरा काम खत्म हो गया यार, मेरा काम वो जो क्वेश्चन था कि यार मेरे को धंधा है कि नहीं, इधर तो ऑलरेडी कंपटीशन राइट, वो बिल्कुल नहीं है। वो एक्चुअली आप जैसे जैसे अडॉप्ट करते जाएंगे, आप लीडर बनिए अपने रीजन में कि ऐसा प्लान मैंने खुद पहले बनाया, मुझे मालूम है कुछ एग्जांपल्स जो पहले ऐसे प्लान्स किए हैं, सो दैट विल बी एक्चुअली योर USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका ये वो होगा कि आप सिर्फ एक सोलर प्लांट बिठा के नहीं जा रहे, आप कंज्यूमर का डिमांड उसको वो एडवाइस भी कर रहे हैं किस तरीके से हो, और आपका जो सोलर एनर्जी का इंजेक्शन है या यूटिलाइजेशन है वो भी उस तरीके से मैच करके दे रहे हैं। ये बहुत सारे पोटेंशियल है, तो हम 5 मिनट में बात कर रहे हैं, बट दैट कैन एक्चुअली टेक मेनी सेशंस टू टॉक। बराबर। तो सर अब इसमें एक बात ये आती है कि भाई यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी हमेशा चेंज या अपग्रेड होती रहेगी, देयर आर पॉलिसीज़ भी हमेशा अपडेट होते रहेंगे, तो यहाँ पे हमेशा आपको यू हैव टू गेट योर सेल्फ अपस्किल्ड। ये कह देना कि यार मेरे को सब कुछ आता है, ये कुछ गलत हो जाएगा। हाँ सर? यस, एकदम बराबर। यानी जो हम IT के बारे में सबको मालूम है, IT सेक्टर में सब लोग बोल रहे हैं कि जो 10-12 साल काम किए हुए उनके पास अभी नए स्किल्स ही नहीं है, तो उनको अपस्किलिंग करना पड़ता है। फिर जो नए लोग हैं वो नए स्किल्स लेके आ रहे हैं तो वो कम कॉस्ट में काम करते हैं वगैरह। ये IT इंडस्ट्री के बारे में हमने बहुत सारा सुना है, हमारी इंडस्ट्री के बारे में इतना ज़्यादा वो बातें नहीं होती, बट एज ए एंटरप्रेन्योर यू मस्ट बी फेसिंग दिस और यू विल फेस दिस वेरी सून। तो इसलिए अभी से ये तैयारी करना कि आगे क्या आ रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए मुझे डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग किस तरीके से सीखना है, मुझे कौन सा नया यानी बैटरी स्टोरेज में नया सीखना है कि मुझे विंड का भी सीख के लेना है, या मुझे और कुछ IoT सीखना है, ये अपस्किलिंग बहुत ज़रूरी है। अब ये ऐसा टाइम नहीं रहा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवेंट कि आज मैंने कुछ सीख लिया वो 10 साल मेरे लिए काफ़ी है, ऐसा अभी नहीं रहा। हमारे ज़माने में था वैसे, एक बार डिग्री ले ली तो बाद में कुछ नहीं नया सीखा तो भी चलता था, अभी नहीं चलता है वो। अभी एवरी 2 years 3 years टेक्नोलॉजी इतना चेंज हो रहा है, एडवांस हो रहा है वो। आइदर टेक्नोलॉजी और पॉलिसी दोनों एग्जैक्ट, दोनों में से कोई एक चीज तो सीखना है। बट वंस यू आर ऑन योर टोज और ये नए नई चीजें, यू आर प्रो टेक्नोलॉजी, यू आर प्रो लर्निंग, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन यू राइटली सेड ट्रेनिंग अपस्किलिंग खुद से करना, AI का इस्तेमाल करके वो आप सेल्फ लर्निंग करो या फिर कुछ कोर्सेज करो। गवर्नमेंट भी इस तरीके से कुछ कोर्सेज डिजाइन करके इंट्रोड्यूस करे, ये सब बहुत जरूरी होने वाला है। इनफैक्ट हम भी करते हैं सर, है जैसे ही कोई नई पॉलिसी आती है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते हैं कि भाई सर ये नई पॉलिसी है, MSKY के ऊपर आ रहा है, VNM, GNM है, GOA, ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा सर, अभी एक क्वेश्चन उठता है कि भाई इज सोलर फॉर एवरीवन, क्या ये सबके लिए? यस, कंफर्म है। रूरल, अर्बन, छोटा बड़ा, CNI, इंडस्ट्रियल, सबके लिए। इज एनर्जी फॉर एवरीवन?
दैट इज द क्वेश्चन. Yeah, it is. If energy is for everyone, तो solar is also for everyone. Solar क्या है? Actually, it's a form of energy. और ग्रोथ जो हम बोलते हैं, यानी मैं आदिवासी लोगों में पहले काम करता था, तब भी उनको भी पहले क्या होता था, एक घर होना चाहिए, पानी का कुछ फैसिलिटी होना रोटी, चाहिए कपड़ा, और मकान. बिजली होनी चाहिए. क्योंकि बिजली है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है. हमने देखा है, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में काम किया था, तो बिजली आती है तो नॉट ओनली कि आपका लड़का वहाँ पे पढ़ सके, ये एक अच्छा एडवांटेज है, लेकिन फिर उसमें कोई एंटरप्राइजेस शुरू हो जाते हैं, इनकम जनरेशन बढ़ता है, काम करने के आवर्स बढ़ जाते हैं आपके. तो बिजली के कारण टोटली चेंज होता है. और सोलर इज एनर्जी, तो सोलर इज फॉर एवरीवन. इन सम फॉर्म सोलर इज फॉर एवरीवन. आज की डेट में हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड नेशन की, या हम डेवलप बनेंगे, और अगर हम देखेंगे तो हम टॉप 3 में आने की कोशिश कर रहे हैं या है. और हमें ये भी मालूम है कि भाई हमें अगर डेवलप बनना है तो नीदर चाइना विल हेल्प मी, नीदर यूएस विल हेल्प मी, नॉर रशिया विल हेल्प मी. तो हमें ऐसा क्या करना है कि भाई दैट बी फिट एंड दैट, कि भाई ये एनर्जी इंडिपेंडेंट करेक्ट विल. दो चीज़ें हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंस या सेल्फ रिलायंस बोलो आप, और एनर्जी सिक्योरिटी. ये दोनों चीज़ें अभी बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे आ रही है. उसका कारण ये है कि जैसे ये सब एनर्जी सोर्सेज ग्रिड को कनेक्ट हो रहे हैं, और ग्रिड हमारे पास नेशनल ग्रिड है अभी, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक या ईस्ट से लेके वेस्ट तक एक ही नेशनल ग्रिड है जो पूरे इंडियन पॉपुलेशन को बिजली सप्लाई कर रहा है. तो ये मैनेजमेंट करने के लिए, और इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटेड जो सोर्सेस है वो वहाँ पे ग्रिड में जा रहे हैं, तो ये मैनेज करने के लिए अगर हम पूरा का पूरा इन्वर्टर्स अगर हम बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स पे डिपेंडेंट है, जिसका डेटा जो है वो फॉरेन सर्वर्स पे जा रहा है, जिसका आजकल तो कुछ कंट्रोल्स भी एक्चुअली इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स के पास होते हैं. आपने देखा होगा, मैन्युफैक्चरर अगर इन्वर्टर को कुछ रिपेयर चाहिए तो ये इन्वर्टर मैन्युफैक्चर का इंजीनियर साइट पे भी नहीं आता, वो रिमोटली वो कर सकता है. उसका मतलब ये भी आप समझ लो, वो रिमोटली उसमें कुछ बिगाड़ भी सकता है. यानी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे कोई करता है अभी, बट ये पॉसिबिलिटी एज अ नेशन हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए. और इसलिए गवर्नमेंट ने करीबन लास्ट 6-7 साल से ऐसे एक्शंस लिए हैं. कुछ कंटिन्यू किए हैं, कुछ डिसकंटिन्यू हो गए बिकॉज ऑफ इट वाज नॉट प्रैक्टिकल टू डू इट. लेकिन जो इंपोर्ट हो रहे हैं उसका एक इंडियन टेस्टिंग हो, सर्टिफिकेशन हो. इनफैक्ट सर, जहाँ तक मुझे याद है कि अभी जो कुसुम योजना चल रही है उसके अंदर तो ये 100% कंपलसरी है कि भाई ऑल द डेटा एंड द कंट्रोल शुड बी इंडियन, एग्जैक्ट, ऑन इंडियन सॉइल. हाँ, करेक्ट. और तो ये अभी पीएम सूर्य घर के लिए भी आ रही है. एग्जैक्टली. और एक बार गवर्नमेंट ने ऐसा कर लिया तो जिनको ये मार्केट दिख रहा है, वो इवन चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हो, इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स हो, उनको भी मालूम है ये मार्केट में रहना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा. सो नाउ आई नो फ्यू कंपनीज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड हैविंग इंडियन बेस्ड सर्वर्स जिसपे ये सब डेटा वहाँ पे स्टोर हो रहा है. दैट इज गुड, क्योंकि बाहर अगर होता है और कोई भी पॉलिटिकल रीजन के कारण अगर कुछ हो जाता है तो ऐसा ना हो कि सिर्फ 10 मिनट के लिए पूरा इंडिया का ग्रिड खत्म हो गया. दैट इज नॉट द हमारे कंट्रोल हमारा रिमोट किसी और के हाथ में हो. ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहेगा ये. एग्जैक्टली. यस. तो इसलिए ये सब गवर्नमेंट्स के अलग अलग तरीके हैं ये सब करने की. लेकिन जैसे हमने बोला कि एनर्जी सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस ये दोनों इम्पोर्टेंट है. उसके लिए कोई भी चेंज अगर ये चेंज है, क्योंकि अभी तक सभी इम्पोर्ट पे हम कर रहे हैं, कोई भी चेंज करना है तो कुछ ना कुछ तो पेन तो उसमें आना ही है. वो पेन पॉइंट्स है अभी भी, लेकिन दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज एसेंशियल पेन आई वुड से. तो इसमें से कैसे आगे जाएंगे वो सरकार भी सोच रही है, वैसे हर एक एंटरप्रेन्योर ने भी सोचना चाहिए. नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आप मतलब कि इतने आपने देखा है कि भाई हमने किस तरीके से लैल्टेन से मेगावाट एंड गीगावाट तक पहुँचे. नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स कैसा मार्केट किस तरफ जाते हुए दिख रहा है सर? कुछ तो चीज़ें हमने अभी तक जो बात की वही इसमें समराइज कर सकते हैं कि एक तो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे हम, दूसरा हम स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट पे जाएंगे. यानी डिस्कॉम तो उसका काम करेगी, लेकिन एज ए जनरेटर, एज ए एनर्जी एक्सपोर्टर हमें भी वो करना पड़ेगा. हमारे प्रोजेक्ट्स में भी वो फैसिलिटी होनी चाहिए. और तीसरी चीज़ कि सिर्फ सोलर लगा के आपका 25, 40, 50% कंजम्पशन सोलर से हो रहा है और बाकी आप डिस्कॉम से ले रहे हैं, ये भी धीरे धीरे चेंज होता जाएगा.
you will have to, or you will want to become more and more reliant even individually as a entity, as a industry, as a home. तो उसके लिए फिर ये हाइब्रिडाइजेशन और यूज ऑफ एआई ये सब आगे आने इस्तेमाल वाले में दिनों में आएगा। मतलब हम मोटा मोटी ये देख सकते हैं कि भाई हर कोई अपना इंडिपेंडेंट हो जाएगा, Correct. एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। As far as possible, correct, yes. And we are fortunate enough, or we can say that we are blessed enough that we have more than 300 plus sunshine days. Yes, And the beauty of solar energy is that हमको जहाँ चाहिए जितना चाहिए हम उतना जनरेट कर सकते हैं। correct, correct. तो ये तो एक अच्छी Yes. बात है सर, दैट्स वाई वी आर हियर। Yes, yes, correct. दैट्स वाई। हाँ, अभी आपने इतने साल तो काम किया, हाँ, आपने प्रोडक्शन में भी काम किया है, आपने सेल्स में भी काम किया है, मैनेजमेंट लेवल पे भी काम किया है। तो अब मैं अगर ऐसे एक छोटा सा पूछूं, आपको इन सब डोमेन्स में काम करने में सबसे अच्छा या सबसे दिल को अच्छा वाला काम कौन से जगह लगी है कि यार मेरे को तो यहीं पे काम करने में मजा आता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और वो हर एक का अलग भी हो सकता है। हाँ, हाँ, आप अगर इंडिविजुअल मेरा पूछ रहे हो तो मैं क्योंकि कंसल्टिंग में हूँ और ट्रेनिंग में भी हूँ, तो 15 साल से तो मैं वही कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स भी करता हूँ लेकिन वो कम करता हूँ। तो ट्रेनिंग में मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं बोल सकता हूँ। जी। यानी जब मैं REI में जाता हूँ या कोई भी एक एग्जीबिशन में जाता हूँ, तब वहाँ पे जो स्टॉल्स होते हैं वो मैं देखता हूँ कि वो मुझे बोलते हैं कि आपके पहले सेशन में या ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं था, आपको याद है कि अभी मैंने कंपनी शुरू की है, दे आर एग्जिबिटिंग देयर, दे हैव बिकम वेरी गुड एंटरप्राइज। तो ये एक बहुत सेटिस्फाइंग है। तो मुझे लगता है कि कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग बोथ आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। और कंसल्टिंग का क्या है कि जो अभी चल रहा है ग्राउंड लेवल पे या जो मासेस में जो चल रहा है, कंसल्टिंग इज ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम, यानी वो आगे का सोचते हैं। तो हम जो अभी काम कर रहे हैं वो शायद अभी इंडस्ट्री को इमीडिएटली यूजफुल ना भी हो, लेकिन 2 साल बाद वही यूजफुल होगा जो हम अभी काम कर रहे हैं। सो दीज आर द 2 थिंग्स आई वेरी मच लाइक, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू ओनली दीज 2 थिंग्स। वेरी गुड सर, बहुत मज़ा आता है। मतलब कि जब आपको लगता है कि भाई हमारा सिखाया हुआ स्टूडेंट आज इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचा है। आजकल आपने भी तो वो बहुत देखा होगा, और जब स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं हम कि भी हमने आपके शुरू किया बिजनेस और वो बहुत अच्छा चल रहा है, यू आर वेरी सेटिस्फाइड। इनफैक्ट सर हम भी आपके ही स्टूडेंट हैं। नहीं, लेकिन आपके स्टूडेंट्स भी अभी बहुत सारे हैं जो आपको मिलते होंगे, और ये हमेशा अच्छा रहता है। तो या दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। अच्छा सर, अब यहाँ पे एक बात है, आपको हमारा ये जो सोलर इज माय पैशन ये जो चैनल है आपको कैसा लगता है, एंड हैव यू सब्सक्राइब्ड इट? यस यस, आई हैव, ऑफ कोर्स। तो फ्रेंड्स आप भी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। Yes. क्या है कि भाई यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे हम कई लोगों को लाते हैं, जैसे सर को हमने लाया, वैसे और भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड ट्रेसर्स यहाँ पे आते हैं और वो अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और मुझे यकीन है कि भाई आप अगर उनको देखोगे, सुनोगे, जानोगे, उनके एक्सपीरियंस को सुनोगे, तब भी आप कई चीज़ें आप खुद ही जान जाओगे। इनफैक्ट सर एक ये ट्रेनिंग के मुद्दे पे ये करें क्या है कि भाई इतने सालों में, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, इतने सालों में हमने इतना किया है, बट हमने इतनी गलतियाँ की हैं कि दैट वी डोंट वांट यू टू रिपीट दिस। तो दैट्स व्हाई आप पहले ही समझ जाओ कि भाई क्योंकि 0 to 100 करने में हमने बहुत मेहनत कर ली। नाउ यू हैव टू मेक इट 100 to 10,000 एंड वापस वही प्रॉब्लम्स या वही गलतियाँ ना हो। करेक्ट जी। अब चूंकि हम सबको मालूम है कि भाई ट्रेंड है, मार्केट है, हाँ, लेकिन फिर भी वही एक क्वेश्चन आता है हर एक का, यार कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, उसके लिए क्या जवाब दें सर? नहीं, जवाब उसके लिए ऐसा है नहीं, कंपटीशन है उसका मतलब मार्केट है, मार्केट है इसीलिए तो इतना कंपटीशन है, यानी ये आप जब समझ लो। ऐसा कोई भी अच्छा बिजनेस आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ पे मार्केट बहुत है लेकिन कंपटीशन नहीं है। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, राइट? तो ये कंपटीशन में खड़ा कैसे रहना है, कॉम्पीट कैसे करना है, ये आपने सोचना चाहिए, जिसके हर एक के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। यानी मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात की है कि मुझे ऐसे भी कुछ लोग मालूम है कि लो टर्नओवर बट वेरी हाई प्रॉफिट मार्जिन, यानी मैं वो बोलते हैं कि मेरा प्राइसेस जो है वो मैं प्रीमियम ही रखता हूँ और मुझे बिल्कुल ही उसमें एपोलॉजेटिक नहीं हूँ मैं कि दूसरा कोई अगर एक्स में दे रहा है तो मेरा 1.5x में दे रहा हूँ मैं, तो आई एम नॉट एपोलॉजेटिक।
मैं ये कन्विंस कर सकता हूँ कि ये चीज़ें मैं दे रहा हूँ जिसके कारण मेरी ये प्राइस रीजनेबल है, एंड देयर आर पीपल हु वैल्यू दिस। तो ऐसा भी एक बिजनेस मॉडल है। तो कंपटीशन में इस तरीके का कुछ बिजनेस मॉडल हो सकता है। दूसरे का है कि आप टर्नओवर बढ़ाते जाओ, मे बी मार्जिन कम हो, और लेकिन मार्जिन तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मार्जिन ना हो। क्यों? क्योंकि एक तो वो काम तो आपको प्रोजेक्ट अच्छा करना ही है, क्वालिटी अच्छी रखनी है, लेकिन उसको आगे अगर लगता है और लगेगा कुछ केसेस में, सर्विस भी आपको देनी आनी चाहिए। तो उसके लिए तो प्रॉफिट मार्जिन बनना ही चाहिए। आप उसी के लिए तो है बिजनेस में। विदाउट प्रॉफिट देयर इज नो बिजनेस। और करना भी नहीं चाहिए। यानी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 3 साल में हमें जो भी काम मिल रहा है वो कर लो, तब तक देखते हैं पैसा मिलता है तो अच्छा, नहीं तो निकल जाते हैं। ऐसा है तो मत करो आप काम इसमें। प्रॉफिट लेके काम करो, अच्छा क्वालिटी का काम करो, सर्विस दे दो। तो ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़, ऑफर जब आप देते हैं या जब आप मीटिंग के लिए जाते हैं क्लाइंट्स के पास में, जहाँ पे ऑलरेडी 10 लोग आए हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, तो आपका कुछ डिफरेंस है क्या? डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? यानी वो आपको क्यों ऑर्डर दे? बहुत सारे क्लाइंट से पूछते हैं, ठीक है ये सब मुझे मालूम हो गया, आप बताओ कि मैं आपको क्यों ऑर्डर दूँ? तो आपके पास यूएसपी जो होता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, वो होना चाहिए कि मुझे आप ऑर्डर दे दो क्योंकि ये देखिए मेरे रेफरेंस इंस्टॉलेशंस, ये देखिए मेरे सर्विस रिकॉर्ड्स, ये देखिए मेरे सिस्टम्स के परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, ये देखिए कि मैंने कौन से ब्रांड के मटेरियल इस्तेमाल किए हैं। ऐसा कुछ ना कुछ तो, या ये सभी ये चीज़ें जब आप ऑफर करोगे तो ओनली प्राइस पे ना जाते हुए बहुत सारे कस्टमर, मैं नहीं बोलता 100% कस्टमर आपके पास आएंगे, और आना भी नहीं चाहिए। जो कस्टमर्स वैल्यू करते हैं वो कस्टमर्स डेफिनेटली आपके पास आएंगे और थोड़ा बहुत प्रीमियम भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से कंपटीशन में स्टैंड अप करना ये बहुत पॉसिबल है, और बहुत लोग कर भी रहे हैं वो। मतलब यहाँ पे एक चीज बात निकल गई, आपका काम ही आपका नाम बनाएगा। यस, फिर से वही पे आते हैं हम कि आपका काम ही आपका नाम बनाएगा या बिगाड़ेगा भी। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, देयर इज नो शॉर्टकट, विदाउट प्रॉफिट देयर इज नो बिजनेस। correct. ये कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स जो हमारे सीनियर सुनाते थे, एंड वो आज भी वहीं के वहीं है। और आज भी हम आजू बाजू में देख भी रहे हैं कि वही एग्जाम्पल्स है जो फील्ड में रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, और या तो नहीं रहे, जैसे एग्जाम्पल्स वही है सब। करेक्ट। इनफैक्ट सर, हमने एक और देखा था कि भाई हमारे ही सीनियर्स ने हमें बोला था कि भाई यार एवरी प्रोस्पेक्ट इज नॉट योर कस्टमर, यू शुड हैव। तो इसके ऊपर भी कुछ बता दीजिए क्या कि भाई आज की डेट में यार वो नहीं ले रहा, नहीं ले रहा मीन्स व्हाट? करेक्ट। नहीं बराबर, एवरी कस्टमर इज नॉट फॉर यू, ये आपने देखना चाहिए। क्योंकि कस्टमर, ये हमने अभी तक जो बात की कि अलग अलग मेथड्स है कंपटीशन के लिए, वो हमने सप्लायर के साथ में बात की। अब थोड़ा कस्टमर्स की ओर जाके देखते हैं। कस्टमर्स कितने तरीके के होते हैं आपको मालूम होगा कि मैं चाइनीज प्रोडक्ट ले लूंगा जो मुझे मालूम है कि 2 साल में नहीं रहने वाला है, लेकिन प्राइस इतने अच्छे कि मैं 2 साल में बदल दूंगा, उसमें क्या है। ऐसे भी सोचने वाले लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं कि वो बहुत मुझे कम प्राइस में मिल रहा है, लेकिन मुझे क्वालिटी चाहिए जो मुझे 5 साल तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसलिए मैं प्रीमियम प्राइस दे के ये ले रहा हूँ। ऐसे भी है। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो बोलते हैं कि मैं सर्विस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखूँगा, और जो सर्विस अच्छा देगा या तो जो रेफरेंसेस अच्छे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो है तो मैं उसको वैल्यू करूँगा। तो कस्टमर्स भी अलग अलग चीज़ों पे वैल्यू करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक कस्टमर के पास जाए और वो दूसरी ही कुछ वैल्यू कर रहा है चीज़ जो आपका स्ट्रेंथ नहीं है, तो दैट कस्टमर इज़ नॉट फॉर यू। दूसरी चीज़, जो कस्टमर सिर्फ बोल रहा है कि मैं ऑर्डर तो करना चाहता हूँ जो लोएस्ट प्राइस देगा मुझे। तो हम जब काम करते थे टाटा में, तो बॉस थे हमारे, वो बोलते थे कि इन द मार्केट देयर इज नथिंग लाइक लोएस्ट प्राइस। आप लोएस्ट करके आप दे दो कस्टमर को, दूसरे दिन उसका फोन आएगा कि दूसरा 5 रुपए से कम दे रहा है मुझे, अभी क्या करोगे आप? तो देयर इज नथिंग लाइक लोएस्ट प्राइस। यू कैन हैव योर लोएस्ट प्राइस, यानी जिसको नो रिग्रेट प्राइस बोलते हैं। वो हो सकती है कि मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा, अगर नहीं लेना है थैंक यू, ऑल द बेस्ट करके निकल जा दो। हर एक कस्टमर की को आप सर्विस नहीं कर सकते, ये आपने ध्यान में रखना ही चाहिए। अच्छा सर, अब यहाँ पे एक बात आती है कि आज की डेट में हम देख रहे हैं हर जगह पे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। इनफैक्ट हमने अगर जैसा हम पीएमसी घर में भी देखते हैं, देयर आर ऑलमोस्ट 50,000 प्लस पैनल वेंडर हैं, और स्टार्टअप्स का भी वही सेम है। और इसमें भी हमने देखा सर 80 to 90% वो 1-2 साल के अंदर किसी न किसी कारण के बाद वो बैकआउट कर जा रहे हैं, ये क्या है।
और उसी तरह दूसरी साइड हम ये भी देख रहे हैं प्रॉब्लम मार्केट में कि भाई वी आर नॉट हैविंग गुड वर्कफोर्स या काम करने वाले जॉब के बंदे अच्छे नहीं मिल रहे। तो ऐसा वेर इज द मिसिंग लिंक है? यहाँ पे स्टार्टअप्स भी सबसे ज़्यादा खुल रहे हैं, यहाँ पे आदमी भी नहीं मिल रहे हैं। हाउ कम दिस इज हैपन? नहीं, ये मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल इस पे पहले बात करता हूँ, फिर रियलिटी पे आते हैं। फिलोसॉफिकली मुझे ऐसा लगता है खुद को, आई मे बी रॉन्ग, कि जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है या ग्रोइंग सेक्टर है उसमें हमेशा ऐसा रहता है। आपको मालूम होगा जब मोबाइल फोन्स नए नए थे कितनी सारी इंडियन कंपनीज आई थी। मुझे एक दो नाम भी याद है, माइक्रोमैक्स था और कुछ थे इंडियन, और उन्होंने बहुत अच्छा एकदम सब जगह पे स्प्रेड हो गए और विद इन 2-3 years दे आर नोवेयर नाउ। तो ये और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। सोलर में हमने जो पहले बात की कि यहाँ पे एंट्री बैरियर नहीं है, ये थोड़ा निगेटिव भी पॉइंट हो सकता है, जिसमें जैसे आपने बोला कि इतने सारे लोग विदाउट एनी थॉट इसमें आ जाते हैं क्योंकि सिर्फ देख रहा है कि पीएम सूर्यघर के कारण इतना पोटेंशियल बढ़ा है, और 1-2 साल में उनको मालूम पड़ता है कि बाहर से जो दिख रहा था कि ये सिर्फ सेल करो, किसी को बोलो वहाँ पे सिस्टम लगाओ और भूल जाओ, ऐसा नहीं है। आपको बहुत कुछ चीज़ें इसमें देखनी होती है, डिज़ाइन होता है, प्रोक्योरमेंट होता है, तो उसमें से 2-3 साल के बाद निकल जाते हैं लोग। और ये ग्रोइंग इंडस्ट्री में ये होता ही है और होना ही है। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया है। रियलिटी में ये है कि हम गवर्नमेंट के साथ 2-3 साल से ये बात कर, जब हमने वेंडर रेटिंग किया था, कि कुछ ना कुछ तो सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और ये एग्जाम्पल ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा एग्जाम्पल है कि जहाँ ऑस्ट्रेलिया भी रूफटॉप सोलर में बहुत आगे निकल चुका है। जर्मनी के बाद में ऑस्ट्रेलिया था, अभी यूएस और हम भी है, चाइना तो है ही, लेकिन चाइना का इन्फॉर्मेशन बाहर मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इंडस्ट्री इनिशिएटेड ऐसा क्वालिटी और एम्पैनलमेंट है जहाँ पे कोई भी नया अगर इंस्टॉलर आता है, एंटरप्रेन्योर आता है, तो उसको रजिस्टर करना होता है। एक एसोसिएशन है, रीजनल्स है, उसके चैप्टर्स है, और वही जो रजिस्टर्ड है वेंडर, वही ग्रिड कनेक्ट रूफटॉप सिस्टम वहाँ पे बिठा सकता है। और अगर कंप्लेंट्स वहाँ पे आती है तो वो जो इंडस्ट्री बॉडी है वो उस वेंडर को दे टेक हिम टू टास्क कि ये ऐसा क्यों हुआ, आप सर्विस करो, करेक्ट करो, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ये इंडस्ट्री इनिशिएटिव है यानी। तो ऐसे एग्जाम्पल्स है, और वो किसको रजिस्टर करके लेते हैं, उसके एग्जाम लेते हैं वो, कि ऐसा नहीं 3 किलोवाट सिस्टम बिठाना है तो साइट सर्वे कैसा करो, फिर डिज़ाइन कैसे करो, प्रोक्योरमेंट में क्या देखोगे आप, मॉडल क्या देखोगे, इन्वर्टर क्या देखोगे, इसका एक एग्जाम लेके अगर वो एग्जाम में है, अच्छा पास हो गया, क्वालिफाई हो गया, फिर सर्टिफिकेट उसको देते हैं और वो उसी को रजिस्टर करते हैं। हमारे लिए ऐसा अभी नहीं है जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आओ जाओ घर तुम्हारे जैसा बोलते हैं, वैसा है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी बिठा सकता है। एक उसमें सेविंग ग्रेस ये है कि क्योंकि डिस्कॉम इंजीनियर्स फाइनली ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन से पहले वो इंस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा तो क्वालिटी मेंटेन्ड है उसमें। बराबर। नहीं तो क्या होता उसमें, जैसे ऑफ ग्रिड में हुआ था, दैट वाज हॉरिबल थिंग, तो वैसा हो जाता है, लेकिन वैसा नहीं होता। लेकिन ये ठीक है, एंट्री बैरियर नहीं है, लेकिन खुद ने आपने ये सोचना चाहिए कि मुझे अगर इसमें एंट्री लेके टिकना है, इसमें 4 साल 5 साल और आगे, तो मुझे क्या क्या फोकस करना चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए, किस तरीके के लोग मुझे साथ में चाहिए, यानी स्टाफ पे ना हो लेकिन एज ए वेंडर हो, एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर हो। तो ये सब आपने पहले ही बिजनेस में प्लान कर लेना चाहिए, सोचना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा ही हो जाएगा कि आप ट्राई करोगे 1-1.5 साल में, इवन 50 सिस्टम्स करोगे और 2 साल के बाद यहाँ से निकल जाओगे और दूसरा कुछ ढूंढते रह जाओगे। ये नहीं होना चाहिए। तो बोथ इंडस्ट्री एज वेल एज गवर्नमेंट हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस, लेकिन एज ए इंडस्ट्री, बिकॉज ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम बात करें, तो आप खुद ने ये सोचना चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म इसमें किस तरीके से रह सकता हूँ और उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। वो प्लानिंग ज़रूर आपने करना चाहिए, शुरू में ही करना चाहिए, और एज द टाइम गोज आपको वो थोड़ा रिवाइज भी करता आना चाहिए। मतलब कि इट्स नॉट ओनली कि भाई मेरे को आता है तो मैं निवांत होकर बैठ जाऊँ, आपको अपस्किल करने का है। एज़ फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, एज़ फार एज पॉलिसी इज़ कंसर्न, कस्टमर सर्विस यहाँ पे ज़रूरी है। हाँ, आपका काम आपका नाम बनाएगा, ये सब मतलब कि करेक्ट, दीज आर द बेसिक्स फंडामेंटल्स विच यू हैव टू अपने दीवार के ऊपर लिख देने का है और वो फॉलो करना है। यस, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये इस जैसे प्रोग्राम्स देख रहे हो या कोई ट्रेनिंग में गए हो और वहाँ पे आप ये सब सुन लिया और आप बहुत अच्छा लग रहा है,
लेकिन जब कल मार्केट में जाओगे तो वही फिर से L1 L2 पे जाओगे और वही करोगे, ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको खुद को डिसाइड करना है, जैसे आप बोल रहे थे कि आपके ऑफिस में ये रखो कि मुझे ये हमेशा ध्यान में रखना है और उसी प्रकार से बिजनेस करना है, तो ही लॉन्ग टर्म में भी आप सक्सेसफुल रहोगे। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं बस यही बोलूँगा कि भाई इंडस्ट्री में स्कोप की कोई कमी नहीं है, काम भरपूर है। जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको बस मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई आप अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, वेलकम, बट द ओनली थिंग इज़ आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हो तो बस मैं उस रास्ते में थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आपको जैसे ही आप पूरा रास्ता आपको पता लग जाएगा तो आपको ठोकर नहीं लगेगी और आपको आगे जाके अपना रास्ता खुद बना सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे काम आने ही वाला है। और जैसा कि हमें सर ने बताया कि भाई यस, एक्सपीरियंस मैटर्स। आपका 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस अगर सोलर इंडस्ट्री में हमको मिल जाए, हाँ, तो उससे ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस बंदों की तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरत है। Yes. हाँ, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप को अगर कोई सजेशंस देने हैं वो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम आपकी डिमांड के हिसाब से ही आगे के प्रोग्राम्स भी डिज़ाइन करेंगे। मैं आप सबकी तरफ से अरविंद सर एक और बार आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि भाई आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे दर्शकों के साथ इतना वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन शेयर किया। थैंक यू। धन्यवाद। मैं भी लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप काम करना चाहते हो, सोलर में बहुत सारे काम है। सिर्फ हमने बात की अभी EPC की या सिस्टम बिठाने की, लेकिन बाकी भी बहुत सारे काम है। तो कोई भी काम आप सोलर एनर्जी में करोगे तो सीरियसली करो, क्वालिटी के साथ करो, सर्विस पे भी ध्यान दो उतना ही। और ये अगर करते हो तो पोटेंशियल इज़ देयर, वास्ट पोटेंशियल, अभी अनटैप पोटेंशियल है, तो इसमें कुछ भी कमी नहीं है आपको। और ऐसे रीस्किलिंग के लिए प्रोग्राम्स अटेंड करना या देखना, एग्जीबिशंस देखना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी करते जाओ। कभी भी ऐसा मत करना कि हमने ये बिजनेस में आए हैं तो बाकी लोग काम कर रहे हैं और हम तो फिर आराम से बैठ गए। सोलर में ये पॉसिबल नहीं है, कि कुछ बिजनेसेस में हो सकता है, सोलर में ये पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू अजीत फॉर इनवाइटिंग मी हियर, दैट वाज क्वाइट अ गुड डिस्कशन। आई होप कि आपको भी सबको ये यूजफुल रहेगा। एनी क्वेश्चंस, आई एम ऑलवेज देयर, अजीत नोज। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक और गुजारिश है कि भाई आपके मन में भी अगर कुछ पॉइंट है या फिर आपने भी कुछ हटके किया है, कुछ नायाब किया है जिससे कि कोई इंडस्ट्री का भला हो सकता है, तो हम आपको इस मंच में इनवाइट करते हैं। आप भी यहाँ पे आके अपने कॉन्सेप्ट को, प्रोडक्ट को, या जो भी आपके कुछ नायाब किया है वो हमारे साथ या हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्या है, किसके लिए फ़ायदेमंद है और पूरा डिटेल्स हमारे ईमेल एड्रेस पे शेयर कर देना है, दैट इज़ solar-is-my-passion@gmail.com पे। हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और हम आपके उस कॉन्सेप्ट को अपने इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर लेके आएंगे।